हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। क्लियर है, जो हम लोग लाइव सेशन किए थे उसमें जो डाउट बच गया था, लाइव अच्छी तरीके से हो नहीं पाया था, तो लाइव क्लास में जो डाउट रह गया था वही हम लोग देखेंगे। तो देखिए कौन कौन सा डाउट था। 3.3 का सेकंड नंबर क्लियर है। उसके बाद 4.2 का 1 नंबर। फिर देखेंगे हम लोग 9.3 का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नील विद्रोह क्लियर है। एक्चुअल में पहले मैथ का करके लास्ट में हम लोग नील विद्रोह को देखेंगे। फिर देखिए 19.2, इसमें एक्चुअल में देखिए 19.2 या तो मुझसे गलती हुई थी देखने में या फिर किसी ने गलती से इसे कमेंट कर दिया था। ये तो चैप्टर है ही नहीं बुक में क्लियर है। फिर देखिए 13.1, ये एक्चुअल में देखिए इसमें तो फॉर्मूला है और बेसिक है, थोड़ा बहुत बेसिक में इसके लिए 13.1 के लिए अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ये बस कंस्ट्रक्शन है इसमें, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन करना है आपको, कहने का मतलब त्रिभुज बनाना है या फिर चतुर्भुज, इस तरीके से कुछ है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप जब नेक्स्ट टाइम डाउट वाला सेशन होगा उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं 13.1 को फिर से एक बार कोशिश कर दूंगा बताने का। फिर देखेंगे हम लोग 7.1, इसमें बेसिक देखेंगे। फिर देखेंगे 7.2 का थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। उसके बाद 14.2 का 4 और 5 नंबर देखेंगे क्लियर है। तो ये हमारा इतना डाउट है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड नंबर क्लियर है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए क्लियर है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, एक्चुअल में 3-4 क्वेश्चन है, तो हम लोग बस एक क्वेश्चन को बनाएंगे और इसका मैं आधा बना दूंगा क्लियर है। तो चलिए देखिए फर्स्ट नंबर माइनस, यहाँ पर माइनस है, फिर 19,683 है, उसके बाद 24,389 क्लियर है। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद इसका क्या निकालना है, देखिए घनमूल निकालना है क्लियर है, घनमूल निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए घनमूल निकालना है। किसका निकालना है, माइनस 19,683 का क्लियर है, भागा यहाँ पर देखिए 24,389 क्लियर है। अब देखिए घनमूल मतलब होता है 3-3 का हम लोग ग्रुप निकालते हैं क्लियर है। तो चलिए हम लोग घनमूल को ऊपर नीचे अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लंबा सा बट्टे देना है इसके लिए क्लियर है। उसके बाद ऊपर घनमूल देना है, फिर लिखना है माइनस 19,683। उसके बाद नीचे घनमूल लिखकर इसको लिखना है 24,389 क्लियर है। यहाँ पर जो बट्टे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो बट्टे है, ये वाला बट्टे को लिखे हम लोग क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिए हैं क्लियर है। फिर देखिए इसका भी हम लोग यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 19,683। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे अभी क्लियर है। अभाज्य गुणनखंड आप सभी को पता होगा कैसे किया जाता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि 19,683 किसका पहाड़ा में आता है क्लियर है। सबसे छोटा से छोटा, पहले छोटा एक से नहीं लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 से करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं 2 का पहाड़ा में 19,683 आता है या नहीं आता है। एक्चुअल में नहीं आएगा क्लियर है। उसके बाद देखेंगे 3 का पहाड़ा में आता है। एक्चुअल में मेरे डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो मिल जाएगा आपको कि कौन सा संख्या किससे भाग जाता है, कैसे पता करेंगे। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, भाग का नियम नाम से क्लियर है। भाग का नियम नाम से एक वीडियो में दे दूंगा, वहां पर जाकर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं या फिर कैसे पता चलता है कि 19,683 किसका पढ़ा में आएगा क्लियर है। तो फिलहाल अभी हम लोग 3 का पढ़ा में आता है, इसलिए 3 से लेते हैं। 3 का पढ़ा में देखिए यहाँ पर 19 है क्लियर है। 3 का पढ़ा में 19 नहीं आता है, 18 आता है। 3 छक 18, एक बच गया है, एक इधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा क्लियर है। 16 तो 3 का पढ़ा में नहीं आता है। 15 आता है, तो 3 बच्चे 15। उसके बाद एक बच गया, इधर आएगा तो 18 हो जाएगा। 3 छक 18, फिर यहाँ पर 3 का 3 क्लियर है। फिर से इसको हम लोग 3 से देते हैं, 3 दूना 6 क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 5 है, 3 का 3, 2 बच गया, 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 26। तो 3 का पढ़ा में 26 तो नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा 25 नहीं आता है, 24 आता है क्लियर है। 3 का पढ़ा में 24 आता है, 3 अट्ठे 24। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बच गया, 2 इधर जाएगा तो 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 क्लियर है। उसके बाद फिर से देखिए नीचे हम लोग फिर से इसको 3 से करते हैं, 3 क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 21 है, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर 8 है, 3 दूना 6, 2 बच गया है, 2 इधर आएगा तो 27 हो जाएगा। 3 9 27 क्लियर है। जो इंग्लिश मीडियम से है उन लोगों के लिए भी सेम होगा, बस टेबल आप लोगों को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। जैसे 3 का क्लियर है, 3 में देखिए 3 का टेबल बोलेंगे कितना बार में 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, लेकिन उससे जो छोटा होता है 6 आएगा। 3 2 जा 6, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया है, 1 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा।
फिर देखिए 3 4 जा 12, क्लियर है, पूरा कैंसिल हो गया, 9 बच गया है, 3 3 जा 9। इस तरीके से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यहाँ पर मैथ सेम ही बनेगा, बस समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में। फिर हम लोग फिर से 3 से करते हैं, देखिए 3 8 24, फिर यहाँ पर एक बार में चला जाएगा, 3 1 3, क्लियर है। फिर यहाँ पर फिर से करते हैं 3 से, 3 2 6, 2 बच गया है, 2 इधर आएगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 21। उसके बाद फिर से 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर लास्ट में 3 1 3, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं 19,683 का, क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग अभी अच्छी तरीके से लिखते हैं। ऊपर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बट्टे देंगे इस तरीके से, यही वाला बट्टे है, बड़ा सा दिए है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए क्यूब रूट 19,683 को हम लोग 3 गुना 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 3 लिख सकते हैं, क्लियर है। कितना बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 3 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। 9 बार हम लोग 3 लिख चुके हैं। अब नीचे बच गया देखिए क्यूब रूट 24,389 का, तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए माइनस है, क्लियर है, यहाँ पर माइनस है, तो एक्चुअल में यहाँ पर भी माइनस लगता, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर इंटू -1 लिख देंगे, क्लियर है। एक्चुअल में यहाँ पर -1 हम लोग इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, या फिर किसी एक में भी आप यहाँ पर माइनस लगा देते तो भी चलता, क्लियर है। या फिर आप -1 को इधर फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 24,389 का अभाज्य गुणनखंड, 24,389, क्लियर है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये 29 का टेबल में है, क्लियर है, मतलब 29 का पहाड़ा में 24,389 आता है, तो 29 का पहाड़ा में लिखेंगे। फिर हम लोग पता करेंगे कितना बार में आता है, 841 बार में, क्लियर है। उसके बाद फिर से देखिए 29 का जो स्क्वायर है 841 होता है, तो 29 डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 29 का 29, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 29 गुना 29 गुना 29, 29 को 3 बार गुना करेंगे तो 24,389 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्यूब रूट 29 गुना 29, 29 इंटू 29 इंटू 29, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 3 का हम लोग ग्रुप बनाएंगे इसको सबसे पहले, क्लियर है। जिसे यहाँ पर देखिए एक ग्रुप यहाँ पर बन गया है, 3 का ग्रुप बन गया है, फिर यहाँ पर फिर से 3 का ग्रुप बन गया है, उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 का ग्रुप बन गया है। तो 3 3 का ग्रुप बन गया है, इसलिए देखिए ये 3 यहाँ पर 3 बार है 3, इसलिए एक बार लिखेंगे 3, और अभी ये जो क्यूब रूट है ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से 3 का ग्रुप बन रहा है, उसके लिए फिर से एक बार 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर फिर से 3 का ग्रुप बन रहा है, इसलिए 3 एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 29 का भी ग्रुप है 3 3 का, क्लियर है। 29 कितना बार है, 3 बार है, और यहाँ पर क्यूब रूट है, इसलिए क्यूब रूट को हटाने के लिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक बार 29 लिखेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से क्यूब रूट हमारा कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए -1 है, तो इसको लिख देते हैं -1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर -1 है ये। अब देखिए ऊपर पर गुना करते हैं, 3 तिया 9, क्लियर है, 9 तिया 27, 27 क्लियर है। उसके बाद देखिए माइनस है, तो यहाँ पर एक माइनस लगेगा, क्योंकि 27 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही होगा माइनस के साथ। फिर डिवाइडेड बाय 29, क्लियर है। तो इस तरीके से -27/29 ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से पहला नंबर बन गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर, इसमें क्या है, देखिए ऊपर माइनस नीचे माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर देखिए बस इतना सा बचेगा 39,000, यहाँ पर 39,304, उसके बाद बटे 42,875। उसके बाद तो सेम जैसे यहाँ पर हम लोग बनाए हैं उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर माइनस का झंझट ही कैंसिल हो गया, क्लियर है, माइनस कैंसिल हो गया, तो फिर बस प्लस प्लस देकर करना है, सेम इसके जैसे बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस एक समझना है, बाकी तो सेम बनेगा। इसी तरीके से इसको भी करना है। सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना होगा, क्लियर है। इसको जरूर बनाइए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में, क्लियर है। इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 4.2 का 1 नंबर, 4.2 का 2 नंबर, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करें, क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ भी 3 4 क्वेश्चन है, एक्चुअल में टोटल 5 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग बस 2 क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर है। 2 में आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3.065 इंटू 10⁻⁵ इसको सामान्य रूप में लिखना है, मतलब यहाँ पर घात है, पॉइंट है, सबको कैंसल करना है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है
और जब पॉइंट रहता है तो पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग नीचे जीरो लगाते हैं, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखिए 3, 0, 6, 5, क्लियर है, भागा यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1, 2, 3, इसलिए 1 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3 जीरो लगाएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से पॉइंट कैंसिल हो गया। फिर गुना, यहाँ पर देखिए 10 का घात -5 है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर मैं रफ करके बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 है, क्लियर है, 1/2 का घात -3 रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर ये वाला जो माइनस है इसको प्लस करना रहेगा तो पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, क्लियर है। मतलब 2/1 यानी कि 2 का घात 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको पलट देंगे, क्लियर है ना, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3,065 मतलब 3065 भागा 1000 गुना 1/10 का घात 5, क्लियर है, इस तरीके से बनेगा। बस इतना समझना है, बाकी तो बहुत ही आसान है, बाकी सब बन जाएगा, इतना समझना है। जैसे और एक बार देखिए यहाँ पर मान कर चलिए 2 का घात -5 है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अगर इसको तो कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए 2 के नीचे यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग 1/2 का घात 5। अब देखिए इसको पलट दिए हैं, अंश का हर कर दिए, हर का अंश, तो यहाँ पर माइनस है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और अगर माइनस, अब चलिए और एक बनाते हैं, मान कर चलिए यहाँ पर 2 का घात 3 रहता है, क्लियर है, 2 का घात 3 रहता है, और यहाँ पर अगर हम लोग को माइनस लगाना है तो क्या करेंगे 1/2 का घात -3, क्लियर है। अगर देखिए ऊपर प्लस रहेगा और माइनस में लाना है तो इसको पलट देंगे, और अगर माइनस में रहा, क्लियर है, माइनस में रहा घात और घात को प्लस में लाना है तो भी पलट देंगे, क्लियर है, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, इसको लिखते हैं 3065 को 1 से गुना करेंगे तो 3065 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, भागा। अब यहाँ पर देखिए कितना जीरो है, यहाँ पर 5 जीरो है और यहाँ पर 3 जीरो है, 5 0 6 7 8, टोटल 8 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 10 का घात 5 करने का मतलब 10 को 5 बार गुना करेंगे तो टोटल 5 जीरो होगा, 5 जीरो इधर 3 जीरो, टोटल 8 जीरो। इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है 8 जीरो, तो 8 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, मतलब 8 संख्या से पहले यहाँ पर इसको लिखते हैं। पहले देखिए 5, फिर 6, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। यहाँ पर 8 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद 1 0 इधर, ताकि पॉइंट का वैल्यू थोड़ा सा साफ साफ दिखे, इसलिए यहाँ पर 1 0 लगाते हैं। तो इस तरीके से 0.00003065 ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो इसी तरीके से बनेगा। अब चलिए देखिए एक नीचे यहाँ पर क्या देखिए प्लस में है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस में था इसलिए इतना लंबा बना था, नीचे प्लस में है तो ये तो और इजी हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं देखिए 36 बटे, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, इसलिए 1 0 लगेगा और यहाँ पर 1 तो लगेगा ही, क्लियर है। अब यहाँ पर गुना देते हैं, फिर 10 का घात 3 मतलब 10 गुना 10 गुना 10, क्लियर है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 5 0 लगा दिया था, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे 10 गुना 10 गुना 10 5 बार लिख सकते थे, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर 36 और 1 2 2 0, क्लियर है। तो 36 उसके बाद 2 0, तो इस तरीके से 3600 हमारा सामान्य रूप आंसर हो गया, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप, यह हमारा सामान्य रूप है, और इसको बोलते हैं मानक रूप, मानक रूप, क्लियर है। तो परीक्षा में आपका मानक रूप से सामान्य रूप लिखने के लिए भी आ सकता है, या फिर सामान्य रूप से मानक रूप लिखने के लिए भी आ सकता है, क्लियर है, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9.3 का कुछ फॉर्मूला की ओर, क्लियर है। 9.3 का फॉर्मूला तो देखिए इसमें है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, बेसिकली ये पूरा चैप्टर में मतलब 9.3 में यही दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और साधारण ब्याज को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें समझने वाली बात है कि ब्याज क्या है, पहले ब्याज समझते हैं फिर चक्रवृद्धि और साधारण समझेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है ब्याज। तो ब्याज मतलब क्या होता है, मान कर चलिए आप बैंक से 100 रुपया लिए, क्लियर है, क्लियर है, उधार में 100 रुपया लिए और आप कुछ काम किए इसका, उसके बाद जब आप लौटाने जाइएगा बैंक को 100 रुपया, तब बैंक बोलेगा बाबू हम तो 100 रुपया दिए थे, तुम हमको 110 रुपया दो, क्लियर है बाबू, तुम हमको 110 रुपया दो ताकि हमको फायदा हो 10 रुपया का, नहीं तो फिर बैंक खोलने का बैंक वालों को क्या फायदा, क्लियर है। तो इस तरीके से लोग बैंक से लिए थे 100, लेकिन बैंक को वापस किए 110 रुपया, मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा हम लोगों को बैंक वालों को, क्लियर है।
तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं ब्याज। मतलब एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग देते हैं बैंक को, उसको बोलते हैं ब्याज। क्लियर है? अब मानकर चलिए आप बैंक को दिए 1,000 रुपया कि मेरे पास 1,000 रुपया है, आप जमा कर दिए बैंक में। क्लियर है? उसके बाद ये 5 साल तक रहा। उसके बाद बैंक वाला से आप जब वापस लेने गए तो आपको बैंक वाला क्या किया, 1,500 दे दिया। क्लियर है? मतलब आप बैंक में जमा किए थे 1,000, लेकिन बैंक वाला आपको दिया कितना, 1,500। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आप तो जमा किए थे 1,000, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा वो दे रहा है। 5,000 में 500। क्लियर है? आप 1,000 जमा किए थे और 500 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बैंक की तरफ से, तो ये है ब्याज। क्लियर है? मतलब एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग लेते हैं या एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग देते हैं, सब ब्याज है। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं, ब्याज क्लियर हो गया है। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या है। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 जोड़ दर बटे 100 का पावर n। क्लियर है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और शॉर्ट में CI बोलते हैं। क्लियर है? CI। अब देखिए, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं और यहाँ पर दर को हम लोग रेट बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर है? तो इस तरीके से इंग्लिश में P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। इस तरीके से CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? फिर देखिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास मूलधन गुना समय गुना दर। क्लियर है? और इसको इंग्लिश में बोलते हैं SI। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू टी इंटू आर, या फिर आप आगे पीछे कर सकते हैं P इंटू आर इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। बिना फॉर्मूला का आपका मैथ नहीं बनेगा, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। अब देखिए, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज भी एक्स्ट्रा पैसा है और साधारण ब्याज भी एक्स्ट्रा पैसा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। मानकर चलिए अब बैंक से 1 करोड़ ले रहे हैं। क्लियर है? या फिर चलिए 1 करोड़ ले रहे हैं बैंक से, और आपका कोई दोस्त है जो 1,000 लिया। क्लियर है? 1,000 लिया बैंक से, तो देखिए एक्स्ट्रा मनी किसको ज्यादा देना पड़ेगा। आप बैंक से लोन लिए हैं 1 करोड़ का और आपका दोस्त लिया है बैंक से लोन 1,000 का, तो एक्स्ट्रा मनी किसको ज्यादा देना पड़ेगा, बैंक को। क्लियर है? मतलब आप ज्यादा पैसा दीजिएगा बैंक को, या फिर जो आपका दोस्त है 1,000 लिया है वो बैंक को ज्यादा देगा। कॉमन सी बात है, आप 1 करोड़ लिए हैं तो आपको एक्स्ट्रा मनी ज्यादा देना पड़ेगा, और आपका दोस्त 1,000 लिया है तो हो सकता है वो 1,200 जमा करे या फिर 1,300, लेकिन आप 1 करोड़ लिए हैं तो हो सकता है कि आपको 1 करोड़ 50 लाख जमा करना पड़ सकता है। क्लियर? या फिर 1 करोड़ फिर और 25 लाख, ऐसे बहुत ज्यादा अमाउंट है 1 करोड़, इसलिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? और उसी तरीके से अगर आप 1 करोड़ बैंक में जमा करते हैं तो फिर 1 साल बाद 5 साल बाद आपको हो सकता है 1 करोड़ 25,000 मिल जाए, 1 करोड़ 50 लाख भी मिल सकता है। क्लियर है? मतलब बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, और जितना पैसा हम लोग लेते हैं देते हैं उतना ही ज्यादा हम लोगों को ब्याज देना पड़ता है या ब्याज लेना पड़ता है। उसी तरीके से मानकर चलिए यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। मानकर चलिए आप बैंक से 1,000 रुपया लिए हैं। क्लियर है? 1,000 रुपया। अब अगर मानकर चलिए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अगर 1 साल बाद, क्लियर है, आप बैंक से 1,000 लिए, समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1,000 बैंक से आप लिए हैं और फिर 1 महीने बाद, मानकर चलिए 1 महीने बाद आपको बैंक बोला है कि हमको भाई 1,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ में 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर है? 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो टोटल आपको कितना जमा करना पड़ेगा, 1,100। 1 महीने बाद 1,100। क्लियर है? 1 महीने बाद आपको 1,100 जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गया साधारण ब्याज के जैसे। लेकिन अगर आप मानकर चलिए 1 महीने बाद जमा करने नहीं सके तो क्या होगा, 1,100 जो है यहाँ पर 1,100, इसमें फिर से आपको 10% इसका ऐड कर देगा। क्लियर है? मतलब हर एक साल आपका पैसा इसमें बढ़ते जाता है, हर साल बढ़ते जाता है। मतलब अगले बार जब आप जमा करने जाइएगा तो बोलेगा भाई हमको पिछले बार का था ये 1,100, भाई हमको 1,200 चाहिए, मतलब वो 1,200 ले लेगा, मतलब 200 एक्स्ट्रा लग रहा है। फिर तीसरा महीना जाइएगा, क्लियर है, पहला महीना में 100 ज्यादा ले रहा था, दूसरा महीना में 200 ज्यादा ले रहा था, तीसरा महीना जाइएगा तो फिर 1,300 ले लेगा, मतलब 300 एक्स्ट्रा ले लेगा। तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब देखिए साधारण ब्याज क्या है। मानकर चलिए आप 1,000 बैंक से लिए हैं लोन, क्लियर है, फिर 1 महीने बाद अगर आप जमा कर दिए तो ठीक है, क्लियर है ना। 1 महीने बाद अगर आप जमा करने जाइएगा तो आपको बैंक बोलेगा कि हम 1,000 दिए थे, 100 हमको एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 1,100 हमको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया साधारण। क्लियर है? लेकिन अगर आप मानकर चलिए 1 महीना में नहीं जमा करने पाते हैं, दूसरा महीना जाते हैं, तो बैंक बोलेगा आपको कि हम साधारण ब्याज में दिए थे आपको, इसलिए आप हमको 1,100 ही दीजिए। अगर आप दूसरा महीना नहीं जाते हैं, तीसरा महीना जाते हैं, तो इसमें भी आपको 1,100 ही देना पड़ेगा। मतलब जितना दिन भी लगाएं आप, क्लियर है, मतलब जितना दिन
उसके लिए आप बैंक से लोन लिए हैं उतना दिन के अंदर, जितना दिन में भी जाए आप 1100 ही देना पड़ेगा। ये हो गया साधारण ब्याज, साधारण, क्लियर है। और ये होगा चक्रवृद्धि, मतलब जितना लेट कीजिएगा उतना ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इसमें आप कितना भी लेट कीजिए साधारण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि में अगर आप जितना लेट कीजिएगा उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है। यही इसी तरीके से समझिए, यही आसान सब्जेक्ट मतलब आसान लैंग्वेज में है, क्लियर है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक साल बढ़ते जाता है और साधारण ब्याज में हर एक साल नहीं बढ़ता है, या फिर हर एक महीना नहीं बढ़ता है, या फिक्स रहता है। जितना आपको देना है एक साल बाद, आप 2 साल बाद दीजिएगा तो भी उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं, एक साल में अगर आपको 1100 लग रहा है या फिर एक महीना में 1100 लग रहा है तो दूसरा महीना में 1100 ही नहीं 1200 लग सकता है या फिर 1300 लग सकता है, क्लियर है। इसलिए कभी भी लोन लीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा बच कर रहिएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्लियर है। साधारण ब्याज थोड़ा अच्छा रहता है, इसमें लोन लेना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात फिर से ध्यान दीजिए, एन है यहाँ पर, ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, और अगर नहीं समझते हैं तो इसमें मिस्टेक हो जाता है। देखिए ब्याज कभी कभी होता है, देखिए ब्याज कभी कभी तिमाही के लिए दिया जाता है, कभी कभी 6 माही के लिए होता है, कभी कभी वार्षिक होता है। तो देखिए जितना बार ब्याज हम लोग ले रहे हैं तो वही है एन का संख्या। मानकर चलिए तिमाही है, क्लियर है, तिमाही है मतलब साल में आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, क्लियर है। और अगर एक साल के लिए रखे हैं और तिमाही है तो कितना बार आपको ब्याज लग रहा है, 4 बार, क्लियर है। तो यहाँ पर एन के स्थान पर 4 हो जाएगा, मतलब 4 एन होगा तिमाही के लिए, क्लियर है। तिमाही जब लिखेंगे तब यहाँ पर 4 एन हो जाएगा। और अगर 6 माही के लिए है, यहाँ पर देखिए 6 माही मतलब एक साल में 12 महीना होता है, 6 माही मतलब 2 बार देना पड़ेगा, क्लियर है, 2 बार देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एन है, क्लियर है ना, एन है यहाँ पर 6 माही के लिए 2 एन हो जाता है, इसको ध्यान देना है, क्लियर है, 2 एन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारा मिस्टेक होता है तो इसे मैं अलग से सेपरेटली लिख दे रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर है। देखिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, क्लियर है, इसका आप 6 माही भी लिख सकते हैं। जब ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 200 टू द पावर 2n। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि जब 6 माही रहेगा तो एन के बगल में 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। यहाँ पर क्योंकि साल में 2 बार हम लोग ब्याज देते हैं इसीलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब ये वार्षिक के लिए है, क्लियर है ना, वार्षिक संयोजित होता है उसके लिए यहाँ पर 1 है। तो जब अर्धवार्षिक रहेगा मतलब 2 बार संयोजित होता है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 और ऊपर 2, इसको ध्यान देना है। जब अर्धवार्षिक हो या फिर 6 माही, दोनों एक ही चीज है। इस तरीके से जब ब्याज संयोजित होता है तब हम लोग P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 200 टू द पावर 2n लिखते हैं। और जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तब देखिए तिमाही होता है मतलब 4 बार ब्याज देना पड़ता है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 400 टू द पावर 4n। यहाँ पर 2 बार संयोजित हो रहा है एक साल में इसलिए 2 लिखेंगे, यहाँ पर एक साल में 4 बार संयोजित हो रहा है क्योंकि हर एक 3 माह में हो रहा है तो इसलिए 4n लिखेंगे। और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे 100 को तो 400 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब डाउट क्लियर करूं तो उसमें फिर से एक बार मेंशन कर दूं। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 7.1, क्लियर है, 7.1। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में है सारू गुणनखंड ज्ञात करें। बेसिकली यहाँ पर बस गुणनखंड ज्ञात करना है, क्लियर है ना, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर जैसे 25 है तो इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। इसका हम लोग इस तरीके से देखते हैं 25 किसका टेबल में आ रहा है, तो 5 का टेबल में आ रहा है, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, गुणनखंड हो गया। मान के चलिए 20 का गुणनखंड करना है, क्लियर है। 2 से कर सकते हैं, 2 दहाई 20, उसके बाद फिर से 2 पच्चे 10, उसके बाद 5, क्लियर है, 5 एका 5। तो इस तरीके से गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, 5x है। अब यहाँ पर देखिए 5x, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 5 और x के बीच में देखिए यहाँ पर गुना रहता है, कुछ नहीं है साइन, मतलब यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। 5 गुना x, 5x खत्म, फिर कोमा है, कोमा लगाएंगे 15। अब यहाँ पर देखिए 15 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 15 किसका पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में नहीं आता है, 3 का पढ़ा में आता है। 3 पच्चे 15, फिर 5 एका 5, 1 को तो गुणनखंड में नहीं लिखते हैं, बस 5 और 3 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 गुना 5 खत्म, गुणनखंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारू गुणनखंड, मतलब अब देखिए सारू गुणनखंड क्या है, यहाँ पर है 5 गुना x और यहाँ पर 3 गुना 5। अब दोनों में देखिए यहाँ पर ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, दोनों में क्या सेम सेम है, कौन सा संख्या है जो सेम सेम है। यहाँ पर देखिए 5 है, इधर भी 5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः सार्व गुणनखंड बराबर 5, जिसको इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोलते हैं।
कॉमन निकल जाएगा 5 यहाँ पर, तो इस तरीके से सारू गुणनखंड हो गया। अब नीचे देखिए फिर से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर देखिए 3x है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, खत्म, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 36 है, 36 का यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे। किसका पढ़ा में आता है 36, 3 का पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में आता है, तो पहले 2 से करते हैं क्योंकि पहले छोटा देखना है, पहले 2 देखना है, फिर 3 देखना है, फिर 4 देखना है, फिर 5, इस तरीके से बढ़ते जाना है। क्लियर है? 2 का पढ़ा में आता है इसलिए पहले 2 से करेंगे। 2 एका 2, यहाँ पर 1 बच गया, इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। क्लियर है? उसके बाद फिर से जो 2 से जाएगा, 2 9 18, फिर से 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। तो देखिए एक गुणनखंड में नहीं लिखते हैं, ये खत्म हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। क्लियर है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ पर फिर से 3 है, 3 3। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 2 ग्रुप बन गया है, यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है, फिर से यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है। अब दोनों में देखिए क्या कौन सा संख्या है जो सेम सेम है, यहाँ पर 3 है और इधर भी एक 3 है, मतलब 2 3 है लेकिन एक 3 तो है ना कम से कम। तो यहाँ पर देखिए 3 को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद देखिए ये 3 को बाहर निकाल दिए ब्रैकेट से, तो यहाँ पर क्या बच गया है, x बच गया, x लिखेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर मान के चलिए 3 को हम लोग बाहर निकाल दिए, ये वाला 3 को हम लोग बाहर निकाल दिए, तो क्या बच गया है यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 बच गया है। क्लियर है? फिर ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से गुणनखंड हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। फिर अब देखिए नीचे और एक तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए 2 ग्रुप बना देते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप इधर और यहाँ पर एक ग्रुप इधर। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और इसमें देखिए कोई संख्या है जो सेम है, यहाँ पर देखिए दोनों में एक्स है तो एक्स को बाहर निकाल देंगे, एक्स, फिर यहाँ पर एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स गुना एक्स है एक्चुअल में यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर एक एक्स हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या बच गया है, एक्स बच गया है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर देखिए ए और एक्स है, एक्स को तो बाहर निकाल दिए हैं यहाँ पर, इसलिए ए बच गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर 2 बार एक्स है लेकिन एक ही बार बाहर लिखे हैं, बाहर एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, क्योंकि कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, सार्व गुणनखंड बाहर कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इतना सा हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी है और बी है, तो बी बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? बी बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग माइनस है तो माइनस को भी बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस बीच में लग जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जो प्लस था उसी को चेंज करके माइनस कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस लगाए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बी है, बी बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर एक्स बच गया है, एक्स, और यहाँ पर देखिए बी था, बी को बाहर निकाल दिए तो ए बच गया है, ए। क्लियर है? इस तरीके से हमारा गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए, यहाँ पर दोनों सेम ही रहना चाहिए, नहीं तो मैथ गलत हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर मान के चलिए माइनस को बाहर नहीं निकालते तो यहाँ पर प्लस हो जाता, और प्लस होता तो सेम सेम नहीं होता तो फिर तो गलत हो जाता, इसलिए माइनस को बाहर निकालें ताकि यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर माइनस है तो सेम सेम हो जाए। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या क्या है, एक्स है और यहाँ पर माइनस बी है, एक साथ लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए 2 बार है, तो इसलिए एक बार बस लिखेंगे एक्स माइनस ए। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा गुणनखंड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2, इसमें भी गुणनखंड ही करना है। क्लियर है? गुणनखंड ही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अलग है। इधर तो बहुत ही आसान था, बच्चा जिसे हम लोग बस गुणनखंड कर देते थे आ जाता था, लेकिन यहाँ पर देखिए द्विघाती यहाँ पर समीकरण है। क्लियर? द्विघाती समीकरण है, यहाँ पर स्क्वायर है, तब इसको कैसे करेंगे, इसका एक अलग ही पैटर्न है, अलग ही तरीका है, पूरा अलग है पहले वाला से। क्लियर है? एक्सरसाइज 7.1 से बिल्कुल अलग है, तो इसको ध्यान देना है, ये मैट्रिक में भी आपका आता है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? एक्स स्क्वायर है, लेकिन मान कर चलिए यहाँ पर एक्स से पहले कुछ संख्या तो रहता है, तो इसमें क्या एक तो छिपा हुआ है। क्लियर है ना? एक है यहाँ पर, तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं एक, एक यहाँ पर छिपा हुआ रहता है, कुछ नहीं मतलब एक हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक को सबसे लास्ट वाला के साथ गुना कर देना है। क्लियर है? तो 21 एका 21 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21, फिर 7 एका 7। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका गुणनखंड आ गया है 3 गुना 7 गुना 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है, -10। अब हम लोग 7 यहाँ पर पहले 3 को लिखते हैं और 7 को लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ या तो जोड़ करेंगे या तो घटाव करेंगे, जोड़ और घटाव करके हम लोगों को -10 लाना है। तो आप ही सोचिए, अगर हम लोग 7 में या फिर 3 में 7 जोड़ देते हैं तब तो 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -10 है,
तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस दे देंगे। अगर दोनों में हम लोग माइनस दे दिए तो दोनों को अब जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन दोनों में से बड़ा 7 है, 7 में माइनस है, इसलिए -10 आ गया आंसर। तो हम लोगों को 10 मिल गया है। क्लियर है, ये वाला 10 मिल गया है। और देखिए -10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -3 -7 लिख सकते हैं ना। जैसे कि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 जोड़ 0 बराबर 5 ही ना होता है। उसी तरीके से -10 को हम लोग लिख सकते हैं -3 -7। क्लियर है, तो यहाँ पर उसी को लिखेंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को सेम लिख देंगे, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। और यहाँ पर लास्ट वाला को लिख देंगे 21, कुछ बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए -10 को बस बदल देंगे -3 -7 के रूप में। अब यहाँ पर देखिए आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, ये वाला को -3 आर, ये वाला आर है इसीलिए। उसके बाद -7 फिर आर है इसलिए आर, खत्म। बस देखिए शुरू का उतारना है, लास्ट का उतारना है, बीच को बस बदल देना है। और ऐसे बदलना है कि वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ पर देखिए -10 है, इसका वैल्यू -10 ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर -3 और -7 जोड़ देंगे तो -10 हो जाएगा, और आर है इसलिए आर हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर दो ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप बन गया और इधर एक ग्रुप बन गया, दो ग्रुप बन गया। क्लियर है, यहाँ पर देखिए ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब क्या है, यहाँ पर आर गुना आर, समझ में आ रहा है। आर गुना आर है, यहाँ पर माइनस है, फिर 3 है तो 3 गुना आर है। क्लियर है, ये एक ग्रुप है हमारा। फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर 7 गुना आर है। उसके बाद देखिए जोड़ है। फिर देखिए 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 3 या फिर 3 गुना 7 लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं 3 गुना 7। यहाँ पर हम लोग अभी पूरा गुणनखंड कर दिए हैं। क्लियर है, अब देखिए ये जो ग्रुप है, ग्रुप पहला वाला में देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, उसको कॉमन को बाहर निकाल देंगे। दोनों में आर है, आर को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 2 बार आर था, एक बार आर बच गया है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखिए आर को बाहर निकाल दिए, बस 3 है, 3 को लिख दिए हैं। फिर देखिए ये वाला माइनस को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर एक ग्रुप और यहाँ पर एक ग्रुप, दोनों में क्या कॉमन है, मतलब दोनों में सेम सेम कौन सा संख्या है। देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। क्लियर है, फिर यहाँ पर आर बच गया है, आर को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस देंगे, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और एक दूसरा कारण है क्योंकि देखिए माइनस और यहाँ पर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए। फिर यहाँ पर देखिए 7 को बाहर निकाल दिया तो 3 बच गया है, 3। तो इस तरीके से r-3 अंदर है और r-7 बाहर है। क्लियर है, तो इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं r, फिर यहाँ पर -7। क्लियर है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ग्रुप बनाना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला को देखिए x-3, ये ग्रुप बन गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, और एक हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए p² -17p -38, तो यहाँ पर 1 है। क्लियर है, 1 छिपा हुआ है। यहाँ पर 1 को और 38 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 होगा। 38 का यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर, इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो चलिए 2 से करते हैं, 2 से करते हैं, 2 1 2, यहाँ पर 18 हो गया, 2 9 18। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर अब कुछ नहीं बचेगा तो 19 1 19, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2 गुना 19। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर 2 और 19 को हम लोग या तो जोड़ेंगे या फिर 2 और 19 को हम लोग घटाएंगे। 17 आना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर माइनस है तो -17 होना चाहिए। तो देखिए अगर जोड़ते हैं तब तो 21 आ जा रहा है। क्लियर है, और हम लोग को 21 नहीं चाहिए, हम लोग को -17 चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 19 में अगर माइनस कर देते हैं 2 तो हमारे पास आ जाएगा 17। और देखिए यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा है, 19 बड़ा है, 19 में माइनस है तो इसलिए आंसर में भी माइनस होगा, -17। यहाँ पर देखिए -17 आ चुका है। -19 में हम लोगों को 2 माइनस करेंगे तो -17 हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए अब बनाते हैं इसको। हम लोग -17 के स्थान पर देखिए हम लोग लिखेंगे 2 -19। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग p² को उतार देते हैं, फिर लास्ट वाला को -38 को उतार देते हैं। और यहाँ पर 17 के स्थान पर, ये वाला 17 -17 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे +2p -19p। क्लियर है, बस 2 और -19 को देखना है यहाँ पर, और p है इसलिए p दोनों में रहेगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है, इधर एक ग्रुप बन गया है। ये दोनों ग्रुप में देखिए क्या कॉमन है, p, तो p को बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 बार p था, एक बार p बच जाएगा, अंदर लिख देंगे, फिर प्लस से प्लस p, और 2 था, 2 को यहाँ पर बच गया इसलिए 2 को लिख देंगे, p तो बाहर निकाल दिए थे। फिर यहाँ पर माइनस है, दोनों में माइनस है, दोनों को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है, दोनों में 19 है। क्लियर है, यहाँ पर 19p है और यहाँ पर 38 है। 38 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, 2 गुना 19 मतलब 19 दूनी 38 होता है। तो p, फिर यहाँ पर देखिए माइनस तो बाहर निकाल दिया तो प्लस बच गया है। उसके बाद 38 में 2 और 19 है। क्लियर है, 19 है तो 19 यहाँ पर 2 को लिखेंगे और यहाँ पर 19 बाहर निकालेंगे, निकालना छूट जा रहा है तो निकाल देंगे। क्लियर है, अब चलिए यहाँ पर p और यहाँ पर
19 एक साथ। उसके बाद P देखिए दोनों सेम है तो यहाँ पर P प्लस 2 एक साथ, तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। क्लियर है? तो यही पैटर्न हमेशा यूज करना है, शुरू वाला लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला जोड़ और घटाव करके, सिर्फ जोड़ या घटाव करके लाना है बीच वाला। क्लियर है? फिर सेम गुणनखंड है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। अब देखिए एक्सरसाइज 14.2 का 4 और 5 नंबर हम लोग देखेंगे। क्लियर है? दो ही क्वेश्चन में डाउट था, तो पहले देखिए 4 नंबर। एक समलंब चतुर्भुज के आकार का आंगन की समांतर भुजाएं 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.6 मीटर है। 50 रुपये प्रति मीटर की दर से आंगन को पक्का करने का खर्च निकालिए। क्लियर है? यहाँ पर देखिए एक आंगन है इस तरीके से समलंब। क्लियर है? समलंब आकार का एक आंगन है और इसमें देखिए दो भुजाएं जो होती है समांतर होती है। इसमें दो भुजा का मान दिया हुआ है 12.5 और 7.5 और दोनों के बीच की दूरी है 5.6 मीटर दिया हुआ है। तो आगे देखिए 50 रुपये प्रति मीटर के वर्ग से आंगन में पक्का कराने का खर्च कितना आएगा। तो पहले इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना h। क्लियर है? योग के बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर इधर h है, h मतलब ऊंचाई। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मान रखते हैं यहाँ पर देखिए 1/2 ब्रैकेट समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा यहाँ पर देखिए AD और BC है, मतलब 7.5 जोड़ 12.5 लिखते हैं। 7.5 जोड़ 12.5 ब्रैकेट बंद, फिर गुना, फिर h। हाइट कितना है देखिए यहाँ पर h, दोनों भुजा समांतर भुजा के बीच का दूरी को हाइट कहते हैं 5.6। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग अभी सोल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट, फिर अभी जोड़ देंगे। देखिए 7.5 जोड़ 12.5 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। क्लियर है? फिर गुना 5.6। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 1 2, 2 दहाई 10, तो हमारे पास आ गया है 10 गुना 5.6। क्लियर है? फिर इसका भी हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 5.6 को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 560 और यहाँ पर एक दशमलव लगेगा, मतलब 56। क्लियर है? 56 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आया है। अब हम लोग कुल खर्च निकालेंगे। क्लियर है? 56 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया है। तो अब लिखते हैं कुल खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से पक्का कराने का कुल खर्च बराबर 56 गुना 50 इतना रुपया। क्लियर है? बराबर 56 को 50 के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2800। क्लियर है? 2800 रुपया, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर एक समलंब है, मान के चलिए इस तरीके से है, यहाँ पर दो भुजा जो दिया हुआ है, एक 7 सेंटीमीटर है, दोनों समांतर है, और दूसरा 10 सेंटीमीटर, और दोनों का बीच का दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है, मतलब h बराबर क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है देखिए 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना h। क्लियर है? अब देखिए यहां पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे नीचे 34 मान रखे हैं। क्लियर है? फिर बराबर, फिर यहाँ पर देखिए 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, देखिए 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 7 जोड़ 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर गुना h का मान हम लोगों को निकालना है, तो h को h लिख देंगे। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं। 34, फिर देखिए 2 इधर आएगा, यहाँ पर देखिए भाग में है, 2 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। क्लियर है? अब फिर बराबर, फिर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख देते हैं। चलिए गुना, अब यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ते हैं तो 17 होता है, फिर गुना h, 17 का 17 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग 17 को इधर ले आएंगे, 17 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 34
गुना 2/17। क्लियर है, इधर h हो जाएगा, 17 को इधर लाए हैं, 17 में इधर देखिए गुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा, इसको काटेंगे, 17 का 17, 17 दूना 34, और फिर देखिए 2 गुना 2 बच गया है, 2 दूना 4 बराबर h। क्लियर है, इस तरह। अतः ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, हम लोगों को दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो यही ऊंचाई है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर दूरी बराबर, या पूरे लिखते हैं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अतः इसको चलेगा, आप समझ गए हैं ना, काफी है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो चलिए अब समझते हैं हम लोग नील विद्रोह क्या है। क्लियर है, तो देखिए नील विद्रोह सबसे पहले नील विद्रोह समझने से पहले आप लोगों को यह समझना है कि नील क्या है। क्लियर है, तो देखिए अगर आप लोग व्हाइट ड्रेस यूज करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि उसमें नील डाला जाता है ताकि व्हाइट थोड़ा ठीक ठाक दिखे। क्लियर है, तो देखिए नील का एक यूज होता था कपड़ा में। क्लियर है, कपड़ा को रंगने के लिए, कपड़ा को कलर करने के लिए। दूसरा यूज होता था इसका छपाई में। छपाई मतलब पहले बुक वगैरह छपता था तो उसमें नील का यूज किया जाता था, न्यूज़पेपर वगैरह छपाई के लिए नील का उपयोग किया जाता था। क्लियर है, ये था इसका काम। यहाँ पर एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिख रहा हूँ नील का। क्लियर है, एक नील का पौधा है, इसी पौधा से नील निकाला जाता है। क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नील विद्रोह। तो देखिए पौधा से नील हम लोगों को मिलता है। जब अंग्रेज भारत आए तब भारतवासियों को, क्लियर है, भारत के किसानों को नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती उन पर दबाव डाला जाता था। क्लियर है, एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा नील का खेती करना तो अच्छी बात है, अच्छा है कि नील हम लोग उगाते थे, उसके बाद बेचकर हमें मुनाफा होता था। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट्स भी है, कुछ मतलब बहुत दोष है इसका, बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता था किसानों को नील की खेती करने में। नील और अफीम दो चीज का खेती करने में किसानों को बहुत प्रॉब्लम होता था। क्लियर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक अफीम तो देखिए नशीला पदार्थ है, उसका मतलब जितना हो सके उसे हम लोग को बच कर रहना चाहिए। नील एक्चुअली हम लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसानों के लिए ये नुकसान था उस समय पर, और अभी भी थोड़ा बहुत है। तो देखिए नुकसान क्या है एक्चुअल में। देखिए जितने भी भारतीय किसान थे वे सिर्फ अपने खाने के लिए अनाज उगाते थे बेसिकली। क्लियर है, अपना जीवन व्यापन करने के लिए। और देखिए नील का खेती उसी वक्त किया जाता था उस टाइम पर, और अभी भी मेनली उस टाइम पर किया जाता है जब धान का खेती होता है। क्लियर है, जब धान का हम लोग मानसून आता है तब लगाते हैं। क्लियर है, तो नील भी उसी टाइमिंग पर होता था। तो देखिए किसान का एक छोटा सा खेत है, उसमें अगर वो नील लगा देगा तो सालों भर क्या खाएगा? नील तो खाया नहीं जा सकता है, धान खाएगा, उसको धान लगाना है। लेकिन अंग्रेज सरकार बोलती थी आप नील करो, नील ही खेती करना है, जबरदस्ती करवाया जाता था। क्लियर है, अब देखिए ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि जिस खेत में नील का खेती किया जाता था वहां पर का जो उपजाऊपन है बिल्कुल खत्म हो जाता था। नील का जो जड़ है वहां का पूरा रस कहने का मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, पूरा पोषक तत्व को अपने में सोख लेता था। उसके बाद दोबारा जो उसमें हम लोग कुछ दूसरा खेती करते थे तब वह अच्छी तरीके से हो नहीं पाता था। क्लियर है, तो यही प्रॉब्लम था कि किसान नील का खेती नहीं करना चाहते थे। तो देखिए जमींदार भी समझते थे कि किसान मतलब प्रॉब्लम में है, कि अगर जिस मौसम पर किसान को धान लगाना चाहिए उसी मौसम पर वह नील की खेती करेगा तो साल भर क्या खाएगा। क्लियर है, तो कुछ जमींदार मना कर दिए अपने खेत में कि अच्छा आप लोग धान ही कीजिए या फिर कुछ और कीजिए। तब क्या किया गया, अंग्रेज लोग उससे भी ज्यादा चतुर थे, बहुत मतलब क्रूर स्वभाव के उस वक्त के अंग्रेज थे, और अभी का तो पता नहीं, अभी ठीक ठाक होंगे। तो देखिए अंग्रेज जबरदस्ती जमींदारों को कहते थे कि आपको अपने खेत पर नील की खेती कराना है। तो जमींदार का दिल थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब नॉर्मल थे, वे लोग मना कर दिए। लेकिन जो लोग का हित थोड़ा कठोर था वे लोग किसानों पर अत्याचार करने लगे कि आप लोगों को नील की खेती करना ही है। क्लियर है, मतलब जमींदार किसानों पर अत्याचार करने लगे। क्लियर है ना। उसके बाद और एक प्रॉब्लम था कि जो जमींदार किसान को जबरदस्ती नहीं कर रहा था तो अंग्रेज क्या करते थे, उस जमींदार का जो जमीन है उसको लीज पर ले लेते थे। मतलब कि जमींदार को कुछ पैसे दे देते थे और बोलते थे ये जमीन 1 साल 2 साल के लिए अब इसमें हम खेती करवाएंगे। और फिर मजदूर तो थे ही, किसान आसपास के गांव वाले लोग क्या करते, सालों भर कुछ ना कुछ तो काम उनको चाहिए, नहीं तो फिर खाना पीना कैसे मिलेगा, पैसा कहां से आएगा। तो किसान क्या करते थे, उन गरीब मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाते थे, बिल्कुल कम लागत पर, मतलब कम पैसा देकर। उसके बाद जो मजदूर मना कर देते थे उन पर अत्याचार किया जाता था, मारपीट तक किया जाता था। क्लियर है, तो इस तरीके से नील की खेती को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था उस वक्त। तो इसीलिए देखिए सन 1858 ईस्वी में बंगाल के 2 लीडर थे, एक का नाम था दिगंबर विश्वास और दूसरा विष्णु विश्वास। ये लोग अपने ग्रामीण का थोड़ा मुखिया जैसे थे, लीडर जैसे थे। तो ये लोग नील विद्रोह का आरंभ किए कि हम लोग अब नील का खेती नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्लियर है, उसके बाद देखिए ये आंदोलन काफी हद तक बढ़ गया था। सभी किसान, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसान का था, सभी किसान
एकदम एक ग्रुप बना लिए, एक मतलब एक यूनिटी बना लिया, और साथ में जितने भी मजदूर थे जो बगानों पर काम करते थे या फिर जो अंग्रेज के मतलब फैक्ट्री में काम करते थे, सब एकजुट हो गए। क्लियर है। और कहते हैं ना संगठन में शक्ति होती है। पुरुष तो साथ में थे ही, महिलाएं भी साथ में आ गई। उसके बाद सभी जगह तोड़फोड़ करने लगे और नील विद्रोह मतलब अपने चरम सीमा पर आ गया। कहने का मतलब अंग्रेज भयभीत हो गए। जैसे कि आप लोग को पता है, देखिए जैसे मैंने कहा 1858 में नील विद्रोह हुआ, उससे सिर्फ एक साल पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सन 1857 ईस्वी में। क्लियर है। माना कि मतलब हम लोग मानते हैं कि यह सफल नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के लिए बहुत ही मतलब जबरदस्त विद्रोह था उस वक्त के लिए। अंग्रेज हिल गए थे, पूरी तरीके से डर गए थे, तिरमिरा गए थे। मतलब झांसी की रानी और तात्या टोपे और जितने भी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी के खौफ से। खैर अब देखिए नील विद्रोह का जो भनक था वो पहुंच गया महारानी विक्टोरिया तक, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की उस वक्त मतलब हेड थी। क्लियर है। फिर अभी किसान का बात नहीं सुनेंगे तो फिर वही हाल होगा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था। क्लियर है। चलो देखिए नील विद्रोह जब चल रहा था तब अंग्रेजों को इतना डर उसमें समा गया था। अंग्रेज लोग इतना डर गए थे कि अपने साथ बॉडीगार्ड रखा करते थे। हर एक ऑफिसर अपने साथ बॉडीगार्ड रखता था कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भले ही नाकाम रहा था, लेकिन अंग्रेजों के लिए बहुत ही मतलब उन लोगों को सबक मिल गया था कि यहाँ पर के लोग अगर एकजुट में आ जाए, संगठन बना ले तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या हुआ। जब महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा बात, तब उन्होंने तुरंत इधर ऑर्डर दे दिया कि किसानों पर कुछ भी अब अत्याचार नहीं करना है। मतलब अत्याचार करने का मतलब नील का खेती करने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर समझिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो जो था वह नाकाम रहा था बेसिकली देखे तो, लेकिन प्रभाव बहुत जबरदस्त दिया था अंग्रेजों को। और ये पहला ऐसा विद्रोह था जो मतलब कि अंग्रेज हार गए थे उस वक्त। क्लियर है। मतलब अंग्रेजों को मानना पड़ा था हम भारतीयों का प्रस्ताव को। क्लियर है। फिर अंग्रेज, ये तो था बंगाल का बात। क्लियर है। ये हम लोग देख रहे हैं बंगाल का नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। उसके बाद देखिए अंग्रेजों को बोला गया, ऑर्डर आया ऊपर से कि आप लोगों को बंगाल में नील की खेती करने के लिए किसी भी किसान को फोर्स नहीं करना, जबरदस्ती करना ही नहीं है। तब देखिए वे लोग पटना की ओर, कहने का मतलब बिहार की ओर, क्लियर है, बिहार की ओर अपना रुख बदलने लगे। क्लियर है। जितना भी अंग्रेज थे चले गए, जितना भी, कहने का मतलब जो बिहार में थे वे बिहार के किसानों को जबरदस्ती नील का खेती करवाने लगे। क्लियर है। ऑर्डर आया था सिर्फ बंगाल में नहीं करने का। अब अंग्रेज चले गए बिहार। अब यहां पर क्या हुआ देखिए, इसके बाद स्टार्ट होता है चंपारण आंदोलन। क्लियर है। चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी इसमें प्रमुख रोल निभाए थे। क्लियर है। महात्मा गांधी का लीड रोल था चंपारण आंदोलन में। क्लियर है। महात्मा गांधी एक साथ सभी किसानों को संगठित किए। उसके बाद फिर अंग्रेजों के खिलाफ मतलब प्रदर्शन किया कि यहां भी नील का खेती नहीं करना है। और जो महात्मा गांधी थे, जैसे कि आप लोग को पता है, वकील थे, तो फिर काफी प्रॉब्लम हुआ, बट चंपारण जो आंदोलन था वो भी सक्सेस हुआ। उसके बाद बिहार में भी नील का खेती करने पर जो जबरदस्ती किया जाता था उसे रोक दिया गया। मतलब जिसको करना है वो करे, ना नहीं करना है उसको नहीं, मतलब जबरदस्ती नहीं है। क्लियर है। तो यही था बेसिकली नील विद्रोह। क्लियर है। देखिए जो बंगाल का जो नील था वो पूरे विश्व में सबसे मतलब फेमस था, इसीलिए जितने भी किसान थे नील का खेती करवाना चाहते थे, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ होता था। तो बेसिकली यही था हमारा डाउट सेशन। आई होप आपको सब समझ आया होगा। पहले मैं देखें, उसके बाद हम लोग देखें भी नील विद्रोह। अगर भी डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट हम लोग जब डाउट सेशन करेंगे उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके से जितना भी प्रॉब्लम होगा, छोटा जो डाउट होता है उसे क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जेसीईआरटी का हिंदी मीडियम अब कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का भी धीरे धीरे अपलोड करूं, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। आप लोग पूछते हैं कि सर अभी तक वीडियो नहीं आया टेस्ट का या फिर रिजल्ट वगैरह, तो देखिए नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो रिजल्ट का या फिर कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।